आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर निखिल मोतीरमानी जी से, जो रायपुर के मोतीरमानी हार्ट क्लिनिक के डायरेक्टर है। वेलकम। यंग एज में हार्ट अटैक आने का क्या कारण है डॉक्टर? गुड इवनिंग टू ऑल। सो बेसिकली हार्ट अटैक्स जैसे हम देखते थे, पहले ये 40 के बाद हमको देखने मिलते थे, मोस्टली 50s 60s में देखने मिलते थे। बट अभी बिकॉज हमारा जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, हमारी लाइफ सीडेंट्री हुई है, ज़्यादातर डेस्क जॉब के कारण कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। पहले लोग साइकिल से चलते थे, आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से कार्स एंड बाइक से चलते हैं। और साथ साथ में हमारी लाइफस्टाइल में फैट बहुत ज़्यादा आ गया है, चाहे वो फास्ट फूड के जरिए हो, चाहे वो स्ट्रीट फूड्स के जरिए हो। एंड जो हमारा रेगुलर हेल्दी फूड है इन टर्म्स ऑफ नट्स, इन टर्म्स ऑफ सैलड्स, फ्रूट्स, वो कम हो गया है। ये सब के कारण प्लस स्मोकिंग, शुगर्स का ना कंट्रोल होना, दीज आर कॉजेज फॉर जिसके कारण हार्ट अटैक हम यंग में देख रहे हैं। आई थिंक स्ट्रेस भी काफी हो गया है लोगों को, स्ट्रेस मैनेज करना मुश्किल हो गया है, राइट? एब्सोल्युटली, क्योंकि यही कंपटीशन जो हमको प्रोग्रेस के लिए जरिए, बट अनफॉर्चुनेटली उसके कारण एंजाइटी बहुत बढ़ गया है एंड दैट कॉजेज कि वो उसके ऊपर, हार्ट के ऊपर दुष्प्रभाव डालता है। जी, हमें थोड़ा सीपीआर के बारे में बताइए, क्या होता है सीपीआर और क्या सीपीआर कोई भी दे सकता है या सिर्फ मेडिकल से जुड़े लोगों को ही अलाउड है? सीपीआर आज की डेट में बहुत ही जरूरी चीज है। सीपीआर होता है कार्डियोपल्मोनरी रिसर्सिटेशन। इसको हम लेमैन या आम पब्लिक के लिए कार्डियक मसाज भी कहते हैं। ये उस समय जरूरी होता है जब कोई आदमी बेहोश होता है या हार्ट रुक जाता है। आपके आसपास कोई भी बेहोश होता है तो सबसे पहले आप उसकी पल्स चेक करते हैं। अगर पल्स उसकी नहीं मिल रही है तो हमको ये तकनीक का इस्तेमाल करना है। और ये कोई भी आदमी दे सकता है, जरूरी नहीं कि मेडिकल से एसोसिएटेड लोग दें, क्योंकि सीपीआर अगर किसी मरीज को बहुत जल्दी मिलता है तो उसकी जान बचने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आई थिंक इट शुड बी मेड कंपल्सरी कि हर व्यक्ति को सीपीआर आना ही चाहिए, बहुत जरूरी हो गया है। अब कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक और हार्ट अटैक, इन दोनों में क्या अंतर है? तो जब हम बात करते हैं तो हम कई बार सुनते हैं कई सारे टर्म्स, जैसे एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है हार्ट फेलियर, एक होता है कार्डियक अरेस्ट। तो हार्ट अटैक होता है जो हमारे नसों की आर्टरीज हैं उसमें ब्लॉकेजेस की वजह से। तो जब नसों में ब्लॉकेजेस की बात करते हैं तो ये आपकी नस में कोलेस्ट्रॉल की वजह से, शुगर की वजह से या बीपी की वजह से बनते हैं। और रही बात कार्डियक अरेस्ट की, तो ये एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है जिसमें कि आपकी दिल की इलेक्ट्रिसिटी, आपकी हृदय गति एकदम से रुक जाती है, जिसका एक मुख्य कारण हार्ट अटैक होता है। पर इसके अलावा भी कई कारण होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम कार्डियक अरेस्ट और नसों की प्रॉब्लम हार्ट अटैक। जी, और जो एंजियोग्राफी कहते हैं तो इसके बारे में कुछ हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, क्या होता है एंजियोग्राफी? एंजियोग्राफी आमतौर पे ये एक टेस्ट है जिससे कि हम ब्लॉकेजेस का परसेंट कितना है, हमारी नसों में, हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस हैं या नहीं हैं, इसको हम टेस्ट कर पाते हैं। आमतौर पे हमको आजकल हम पेशेंट से जब भी बात करते हैं या पब्लिक से बात करते हैं तो पब्लिक के उसमें एक मिथ है या मिथ्या है, जिसमें कि एंजियोग्राफी के कारण हमारे बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, इसमें तार अंदर जाता है, इसमें बहुत सारी चीजें अंदर जाती हैं। तो एंजियोग्राफी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिससे कि हम सिर्फ चेक करते हैं और आपके शरीर से कोई भी हिस्सा या टुकड़ा काटा नहीं जाता, न कुछ बदला जाता है। ये मुश्किल से 5 से 15 मिनट में खत्म हो जाता है। और आजकल तो चूंकि तकनीक बढ़ चुकी है तो ये 99% हाथ से होता है, 1 to 10% पांव से होता है। जी, और इसी को आगे बढ़ाते हुए एंजियोप्लास्टी, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बता दीजिए डॉक्टर निखिल। एंजियोप्लास्टी, हम जब एंजियोग्राफी में ब्लॉकेजेस आए एंजियोप्लास्टी करने का, तब हम निर्णय लेते हैं। तो एंजियोप्लास्टी एक तकनीक है जिसमें कि हम वो ब्लॉकेजेस हटाते हैं। अब वो ब्लॉकेज हटाने के लिए वो एंजियोप्लास्टी में हम स्टेंट के इस्तेमाल करते हैं। क्या हर ब्लॉकेज का एंजियोप्लास्टी होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपका ब्लॉकेज 70% के ऊपर है तो हम उसमें स्टेंट डालने की सलाह देते हैं। अगर वो स्टेंट डालना है तो उस तकनीक को हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। स्टेंट आमतौर पे अगर एक आम भाषा में कहा जाए तो एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि अगर हम देखें तो हम जैसे कई बार पाइपलाइन में एमसील का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा कचरा हट सके। तो ये स्टेंट्स वहां के ब्लॉकेजेस को साइड करके आपकी नस को पूरी तरीके से ओपन कर देते हैं।
जी, और अगर किसी व्यक्ति को स्टेंट लगाया गया तो इसका लाइफ स्पैन क्या होता है? क्या वो लाइफ के एंड तक चलता है या इसे चेंज करना पड़ता है या कितना मॉनिटरिंग करना पड़ता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर पब्लिक सबसे ज्यादा पूछती है। तो स्टेंट का लाइफ स्पैन 1 दिन से लेके 25 साल तक जो हमारे फॉलोअप हैं हमने देखा है। इसके लिए हमको सबसे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि स्टेंट जो लगता है वो आपकी प्रॉब्लम के लिए लग रहा है, न कि आपके दिल में कुछ अलग चीज को बनाने के लिए लग रहा है। आपको जब प्रॉब्लम हुई तो उसे स्टेंट ने रिजॉल्व किया। तो ये स्टेंट के लिए फिर हमको हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो शुगर की वजह से रही हो, चाहे वो तनाव की वजह से रही हो, उसे नियंत्रित करना है, लाइफस्टाइल को मैनेज करना है। और हमेशा ध्यान रखें कि स्टेंट के मरीज खून पतला करने की दवा बंद ना करें, क्योंकि इसके बंद करने से या इसको कम लेने से स्टेंट में फिर ब्लॉक बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिस कारण हमें वापस स्टेंट लगाना पड़ता है या उस स्टेंट में हमको बलून से उसे खोलना पड़ता है। जी, तो एक लाइफस्टाइल में स्टेंट लगाने के बाद क्या चेंजेस करने चाहिए? क्या वो व्यक्ति नॉर्मल तरीके से एक्सरसाइज कर सकता है, भाग दौड़ सकता है, या यही है कि उसे वॉक्स पे जाना है और थोड़ा चिल्ड आउट लाइफस्टाइल अपनाना है? तो चिल्ड आउट लाइफस्टाइल तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके हार्ट के ऊपर कोई स्ट्रेस, तनाव, अटैक के मामले में या ब्लॉकेजेस के मामले में आया है तो आपको अपना स्ट्रेस लेवल तो बहुत ज्यादा लो रखना है। पर अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो अगर हार्ट अटैक ने आपके हार्ट के पंपिंग के ऊपर कोई असर नहीं डाला है, आपका पंपिंग 50% के ऊपर है, तो आप हर मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपकी जैसी दिनचर्या पहले थी आप उसे बिल्कुल उसी तरीके से रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके हार्ट का पंपिंग फंक्शन कम है तो उस अनुसार हमको अपनी एक्सरसाइजेस तो रेगुलर रखनी है, लेकिन हमें कभी भी मॉडरेट एक्सरसाइज से ज्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में नहीं जाना है। जी, तो क्या वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे जिम में जाके डंबल्स उठाना, या वो सब भी कर सकते हैं कि वो अवॉइडेबल है? एब्सोल्युटली वेट ट्रेनिंग की जा सकती है, पर अगर हमारा एग्जाम्पल के रूप में पंपिंग फंक्शन अगर 35% है, 30% है, तो हमारे को वेट उतने हैवी नहीं उठाने हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम 10 से 15 किलो के अंदर ही रहें, उससे ज्यादा का वेट ना उठाएं। अगर हमारा हार्ट प्रॉपरली नॉर्मल है, उसका पंपिंग फंक्शन 60% है, तो हम मॉडरेट लेवल तक जा सकते हैं, जिसमें कि 15-20 किलो तक के वेट के नीचे हमको अपनी एक्सरसाइजेस को सीमित रखना चाहिए। जी, अब एक सवाल थोड़ा हट के, और जो मेरे फील्ड से रिलेटेड, मेरे सेकंड फील्ड से रिलेटेड है। अब हम देख रहे हैं कि बहुत यंग लोग, जैसे 35 ईयर ओल्ड हो या 40 ईयर ओल्ड हो, जो सीमिंगली एकदम हेल्दी होते हैं, बॉडी फैट परसेंटेज लो होता है, लाइफस्टाइल सो टू से ठीक रहती है, जैसे अच्छे तरीके से खाते हैं वो लोग, रेगुलर जिम जाते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, फिर भी हमने देखा है कि हार्ट अटैक से कई लोग गुजर गए हैं, स्पेशली रिसेंट 2-3 सालों में। तो ये क्या कारण है? क्योंकि अभी बहुत लोग पूछ रहे हैं कि अरे ये जिम जाके इनको हार्ट अटैक आया, तो जिम जाना सही है क्या, कि बंद करें हम? तो आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही प्रेवलेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम खुद ही चाहते हैं कि हर आदमी, क्योंकि हम पेशेंट बनने के पहले हम सभी एक इंसान हैं, हम पेशेंट नहीं हैं, तो हम हर इंसान और हर आदमी को एक्सरसाइज करने की बिल्कुल सलाह देते हैं। हमेशा ये याद रखना है कि हम कोई भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करें, उसके पहले आपका हार्ट का स्टेटस क्या है वो जान लें, क्योंकि कई बार हमारे हार्ट की बनावट में जो मांसपेशी है वो मोटी होती है, या उसमें प्रॉब्लम रहती है पंपिंग के रूप में, जो हमें पता नहीं होती, क्योंकि हमें कभी सिम्टम्स नहीं आए होते, तो हमने चेक नहीं कराया होता है। तो अगर वैसी कोई प्रॉब्लम है और हमने हाई वेट लिफ्टिंग की, तो उस वजह से कार्डियक अरेस्ट देखे गए हैं, जो उस समय सडनली फिर हार्ट अटैक का रूप में समझ के कार्डियक अरेस्ट माने जाते हैं। सेकेंडली, लाइफस्टाइल प्रॉपर होने के बावजूद भी कुछ हद तक हमारा जेनेटिक्स प्ले करता है। तो अगर आपके परिवार में किसी को भी यंग एज पे या कभी हार्ट प्रॉब्लम रही है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि 30 साल के बाद, 35 साल के बाद रेगुलरली, ईयरली आप अपना हार्ट चेकअप कराएं, ताकि आपको स्वस्थ होने के बावजूद आपकी हार्ट हेल्थ के बारे में प्रॉब्लम पता लग सके। तो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के पहले हार्ट चेकअप्स, और किसी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मॉडरेट लेवल तक की एक्सरसाइज करना हार्ट के लिए अच्छा है। दिस इज द मैसेज। जी,
और अगर हम सिम्टम्स ले कि किसी को लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, या उसको कंफ्यूजन हो जाता है कि कहीं ये गैस की वजह से नहीं है ना, कहीं एंजाइटी की वजह से नहीं है, तो कोई ऐसे पर्टिकुलर सिम्टम्स है कि जिसके वजह से हमें पता चले कि ये हार्ट अटैक ही है, या ये इट्स नॉट पॉसिबल? कुछ सिम्टम्स तो मिलते जुलते होते हैं, खास करके पैनिक अटैक और हार्ट अटैक के। पर कुछ चीजें हैं जो हार्ट के ब्लॉकेजेस के सिम्टम्स स्पेसिफिक बनाती हैं। जैसे अगर आपका छाती का दर्द लेफ्ट शोल्डर्स में जा रहा है या राइट शोल्डर में भी जाना कभी कभी हार्ट के सिम्टम्स होते हैं। पर अगर ये दर्द जो है काम करने से बढ़ जाए, चलने फिरने से बढ़ जाए और आप जैसे ही रेस्ट लेते हैं उससे ठीक हो जाए, तो ये 100% हार्ट का सिम्टम है। कभी कभी हमने आमतौर पे एक सॉर्बिट्रेट की दवा का नाम सुना है, या जीभ के नीचे की दवा, कई लोग बोल देते हैं कि आपको दर्द हो रहा है आप रख लीजिए। अगर इस दवा से आपका दर्द ठीक हो जा रहा है तो ये 100% हार्ट का दर्द है। इन सब चीजों का स्पेसिफिक ध्यान जाता है हार्ट की तरफ। इसके अलावा बहुत ही ज्यादा पसीने के साथ छाती दर्द होना, अचानक से फेंटिंग जैसा होना, ये सब थोड़े हार्ट के संकेत ज्यादा देते हैं। जी, और अगर ऐसा कोई सिम्टम आया और वो बंदा या बंदी घर पे अकेले हो, तो ऑफ कोर्स फोन तो कर, मे बी होपफुली कर सकेगी, लेकिन अगर नहीं है तो खुद के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सीपीआर तो किसी और को देना है। इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, अगर वो नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए उसको? तो सबसे पहले अगर इस तरीके के सिम्टम्स हैं और हमको लग रहा है कि समथिंग इज एबनॉर्मल विच इज नॉट रूटीन, तो हमको सबसे पहले एस्पिरिन 75 मिलीग्राम की 4 गोली तुरंत मुंह में चबा के खानी है। हमको ये चीज का ध्यान रखना है कि हम वो एस्पिरिन 75 मिलीग्राम की गोली पहले चबाएं। पानी के साथ सीधा निगलने में उसका असर उतना जल्दी नहीं आएगा जितना उसको चबा के आएगा जी। और ये चीज करने के बाद जो पहली चीज अपने को करनी चाहिए वो है ईसीजी करना, क्योंकि आप उससे अगर समझ जाइए कि ईसीजी नॉर्मल आता है तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस लेवल जो उस दर्द के कारण है वो नॉर्मल होता है और वो पेन शायद ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है। तो एस्पिरिन की 75 मिलीग्राम की 4 गोलियां हमेशा अपने पास या घर पे रखें, क्योंकि किसी भी परिवार के सदस्य को कुछ ऐसा चीज होता है तो यही चीज उसमें कारगर साबित होती है जी। जिसे हम कहते हैं कि हमारे हार्ट की धड़कन बढ़ जाना या एहसास होना, तो ये क्या है? पैल्पिटेशंस या हृदय गति का बढ़ जाना, ये हार्ट का एक प्रमुख सिम्टम होता है। पर अगर हम देखें तो ये आमतौर पे बहुत ही कॉमन चीजों में ज्यादा मिलता है, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, खून की कमी, एनीमिया, या फिर थायराइड, हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम्स। अगर इन सब प्रॉब्लम है तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। पर अगर आपका हार्ट कम काम करता है, आपको हार्ट अटैक है, तो आपका हार्ट उस चीज को संभालने के लिए ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहा है, जिस कारण आपको वो हृदय गति की बढ़ना और उसका फीलिंग आना होता है। तो इसीलिए अगर आपका हार्ट रेट हमेशा 100 के ऊपर रहता है या उसके कारण आपको परेशानी होती है तो उसका चेकअप कराना है। आमतौर पे 60 से लेके 100 तक का हार्ट रेट नॉर्मल कहा जाता है। कोई एक नंबर के पीछे ना रहे, पर अगर उसके कारण प्रॉब्लम है तो उसका जरूर चेकअप कराएं। जी, आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।